Hi, Bacha. Good morning and welcome back to Franklin Biology classes. This is Umar Ahad. So हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन और इन शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जिसमें हमने सर्कुलेटिंग फ्लूइड की बात करी थी विच इज़ ब्लड एंड लिव. हमने ब्लड वेसल की बात करी थी विच इज़ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वीन्स एंड विच इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. बेटा जिस पंपिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम हार्ट बोलते हैं. ठीक है. फिर हमने फंक्शंस की बात करी. फंक्शन में हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम न्यूट्रिशन में यूज़ होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, एक्सक्रीशन में यूज़ होता है, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, रेगुलेशन में एंड हार्मोनल ट्रांसपोर्ट में. ठीक है ना. हमने ये भी देखा कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेटिंग मैकेनिज़्म के लिए दो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक ब्लड को सर्कुलेट करता है और एक लिम्फ को सर्कुलेट करता है. ब्लड को सर्कुलेट करने वाले को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आपको ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मिलेंगी. एंड लिम्फ को सर्कुलेट कराने के लिए हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसमें आपको लिम्फ मिलता है, लिम्फ वेसल्स मिलती है एंड लिम्फ नोड्स मिलते हैं. ठीक है ना. फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम एवोल्यूशनरी सेटअप की बात करें तो एवोल्यूशन में सर्कुलेटरी सिस्टम जब इवॉल्व हुआ तो पहले मिला हमको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बाद में हमें मिला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड बॉडी कैविटी या साइनस में जाता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है. ठीक है. ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था. फिर हम फाइनली ब्लड की तरफ आए. हमने ब्लड को समझने की कोशिश की. तो ब्लड को समझाते समय मैंने आपको बोला दैट ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड अनदर इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा 55% ब्लड का बनाता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% बनाते हैं. एंड जब हमने फिर प्लाज्मा की बात की थी, मैंने आपको बोला प्लाज्मा में ऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं, प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं एंड प्लाज्मा में वाटर आता है. जिसमें से आपने देखा था बच्चा कि अगर मैं इनऑर्गेनिक में अगर मैं वाटर की बात करूं तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर मिलेगा. ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करूं तो 8 to 9% मिलता है और इनऑर्गेनिक की बात करूं तो 1% के आसपास आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे. एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कंपोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, जिसमें आपने देखा कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में क्लोराइड पाया जाता है, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मैग्नीशियम पाया जाता है. क्लोराइड के बाद की अगर मैं बात करूं तो सोडियम मिलेगा, सोडियम के बाद पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम के बाद फॉस्फेट मिलेगा एंड फॉस्फेट के बाद क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है. बट बिसाइड इज दिस हमने कुछ प्लाज्मा या ब्लड सॉल्ट्स भी देखे थे, जिसमें NaCl मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है. इसके अलावा KCl होता है, KHCO3 होता है एंड अदर थिंग्स. ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की बात करूं विच आर 8 to 9% बेटा, उसमें आपने प्रोटीन देखा, ग्लूकोज देखा, फैटी एसिड्स देखे, विटामिन्स देखे एंड अमाइनो एसिड्स देखे. ग्लूकोज की इन पर्टिकुलर मैंने आपको बोला था कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 80 to 100 मिलीग्राम्स पर 100 ml ब्लड होता है. अगर ये इससे नीचे गया कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया, ये इससे ऊपर गया द कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक है ना. हाइपोग्लाइसीमिया का कारण इंसुलिन होता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया का कारण ग्लूकागॉन होता है बेटा. प्रोटीन्स की बात करें विच आर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8% ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस बेटा, उसमें हमने एल्बुमिन की बात करी, ग्लोबुलिन की बात करी, फिब्रिनोजन की बात करी. ठीक है ना. एंड अदर प्रोटीन्स हमने देखे. बिसाइड्स दिस हमने ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करी थी विच इज़ 150 to 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एंड ब्लड यूरिया की बात करी विच इज़ 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर बेटा. यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ जाता है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरियमिया बेटा, इसको हम यूरीमिया बोलते हैं. ठीक है. फिर प्लाज्मा के अलावा अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो मैंने आपको बोला था फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC आती है, WBC आती है और प्लेटलेट्स आते हैं. अगर मैं तीनों की कंसंट्रेशन की बात करूं, RBC सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बेटा आपको नंबर में प्लेटलेट्स मिलती है एंड फाइनली आपको WBCs मिलती है. ठीक है ना. और अगर हम WBC की बात करें तो हमने देखा था WBC में ग्रेन्युलोसाइट्स आती है और ए ग्रेन्युलोसाइट्स आती है. ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल आता है. ए ग्रेन्युलोसाइट में आपको बेटा मैक्रोफेज आती है एंड लिम्फो या मोनोसाइट्स आती है एंड लिम्फोसाइट्स आती है. ठीक है ना. कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो आपको न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मिलता है एंड बेसोफिल सबसे कम मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बेटा. फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्बुमिन के बारे में बताया था, जो मेन प्लाज्मा प्रोटीन होता था
मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता था 4.7% के आसपास। स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है, लिवर इसको प्रोड्यूस करता है बेटा, और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को, थायरॉक्सिन को, फैटी एसिड्स को, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है। फिब्रिनोजन साइज़ में लार्जेस्ट प्रोटीन होता है, नंबर इसका ज़्यादा नहीं होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और फिब्रिनोजन अगर बॉडी में इंक्रीज होता था, इंक्रीज इन फिब्रिनोजन लीड्स टू इंक्रीज इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और मैंने आपको कल बोला था बच्चा कि फीमेल का होता है सेडिमेंटेशन रेट 7 to 11 mm पर आवर बेटा, एंड मेल्स के पास होता है 3 to 5 mm पर आवर। ठीक है। फिर आपने ग्लोबुलिन देखा था, तो ग्लोबुलिन 1.5% के आसपास होता था। ये इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है। 3 टाइप्स का होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा फॉर कॉपर, बीटा फॉर आयरन। कॉपर ट्रांसपोर्टिंग अल्फ़ा ग्लोबुलिन इज कॉल्ड एज सीरोप्लाज्मिन, आयरन ट्रांसपोर्टिंग बीटा ग्लोबुलिन इज कॉल्ड एज ट्रांसफेरिन। ठीक है ना। एंड गामा ग्लोबुलिन क्या बनाता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर हम आरबीसी की तरफ आए थे, तो आरबीसी के अंदर हमने देखा था ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। नंबर की अगर बात करें बेटा, तो मेल्स में 5.0 to 5.5 मिलियन है, फीमेल्स में 4.5 to 5 मिलियन है, एंड न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 6.5 मिलियन होता है। ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का यूज़ करते हैं। अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपीनिया। अगर इंक्रीज हो जाता है, कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथीमिया। और मैंने कल बोला था पॉलीसाइथीमिया नॉर्मली हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? हाई अल्टीट्यूड पे देखने को मिलता है। और जैसे ही पॉलीसाइथीमिया डेवलप होता है, किडनी रिलीज़ करती है एक हार्मोन को जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है बेटा? वो ब्लड के अंदर जाके हमारी बॉडी में बेटा HSC सेल से, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से किसका फॉर्मेशन कराता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन कराता है। और फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से आहिस्ता आहिस्ता क्या बनने लगती है? एरिथ्रोसाइट्स बनने लगती है। शेप एंड साइज़ की हमने बात करी थी बेटा। मैंने बोला था सारे वर्टेब्रेट्स के अंदर आरबीसी जो है वो ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होती है एक्सेप्ट मैमल्स। ठीक है। शेप एंड साइज़ की बात करें तो सारे वर्टेब्रेट्स के अंदर आरबीसी जो होती है वो ओवल होती है, वो बाइकॉन्वेक्स होती है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन मैमल्स में ऐसा नहीं होता है बच्चा, समझ गए ना। तो मैमल्स के अंदर क्या होता है? मैच्योर आरबीसी जो होती है वो सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है, और हमारे अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। बट 2 मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस मिलेगा, वो है कैमल एंड लामा। तो कैमल एंड लामा के अंदर आरबीसीज में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर हमने कल देखा था कि आरबीसीज के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली नहीं होती है। और इसका रीज़न क्या था बेटा? बिकॉज जब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली नहीं होगा, अंदर का पूरा एरिया खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा, और उस एम्प्टी एरिया में हम किसको फिल करेंगे? हीमोग्लोबिन को फिल करेंगे बेटा। क्लियर है ना। इसके अलावा आपने देखा था आरबीसी बाइकॉन्केव क्यों थी? बाइकॉन्केव आरबीसी का फ़ायदा क्या होता है बेटा? बिकॉज ऑफ बाइकॉन्केव शेप आरबीसी का सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज़ हो जाता है। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे लिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने बोला था आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सो दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। आरबीसी जो होती है बेटा वो 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है, 2 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ होती है। एक आरबीसी के अंदर बेटा 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमन आरबीसी जो होती है बेटा इसका मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डोनेंस मेम्ब्रेन, या उसको हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो परमेबल होता है किसके लिए? बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस के लिए। सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, या दिस एंटीपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। लाइफ स्पैन की बात करें तो आरबीसी बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ये ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती है बच्चा, इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। जैसे 120 दिन हो जाएंगे तो जैसे ही ये 120 वाली सेल्स बेटा लिवर के अंदर या स्प्लीन के अंदर पहुंचेगी तो लिवर एंड स्प्लीन के अंदर बेटा इनको कफर और रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स ब्रेक करती है बेटा। सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज हीमोलाइसिस बेटा। क्लियर है ना। तो हीमोलाइसिस आरबीसी का कहाँ होता है? लिवर एंड स्प्लीन में होता है, बिकॉज मोर स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। फॉर्मेशन की हमने कल बात करी थी, तो मैंने आपको बोला था फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस।
जो ऑर्गन्स बेटा इरिथ्रोपोइसिस कराते हैं, दोज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहले हमने यॉर्क सेक की बात करी थी, यॉर्क सेक के बाद लिवर की बात करी थी, लिवर के बाद स्प्लीन की बात करी थी, एंड जन्म देने के बाद जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, फिर ये काम कौन करता है, रेड बोन मैरो करता है। ठीक है, प्रोसेस को हमने इरिथ्रोपोइसिस नाम दिया था। और मैंने ये भी बोला था कि इरिथ्रोपोइसिस के समय बेटा हीमोग्लोबिन का बनना ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए या हीमोपोइसिस के लिए बेटा आयरन एंड प्रोटीन होना एसेंशियल होता है। लेकिन आरबीसी को मैच्योर करने के लिए बेटा विटामिन B12 का होना ज़रूरी होता है, जिसमें हमने कल देखा था हीमोसाइटोब्लास्ट बनता था, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता था, फिर अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बनता था, फिर लेट इरिथ्रोब्लास्ट बनता था, फिर नॉर्मोब्लास्ट बनता था, और नॉर्मोब्लास्ट से न्यूक्लियस बाहर आके फिर फाइनली क्या बनता था बेटा, इरिथ्रोसाइट बनता था। तो ये हमने कल ही देखा है। सो दिस इज़ ऑलरेडी डन। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है बेटा, आपको हीम मिलता है, ठीक है ना। और हीम के अलावा आपको क्या मिलते हैं बेटा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है। आप देख सकते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपको दिखाई दे रहे बेटा। हीम की बात करें तो हीम में आपको आयरन मिलता है और 4 पोरफायरिन रिंग्स मिलती है बेटा। और ये जो प्रोटीन चेन्स है दे आर अल्फा एंड बीटा चेन्स। ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल्स हीम के होते हैं, जिसमें 4 पोरफायरिन रिंग्स और 1 आयरन होता है। एंड पॉलीपेप्टाइड 4 होते हैं, जिसमें 2 अल्फा ग्लोबुलिन्स होते हैं और 2 बीटा ग्लोबुलिन। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात है। हीमोग्लोबिन हमने कल 3 टाइप्स का पढ़ा था, A1, A2 एंड A3। A1 नॉर्मल होता है, म्यूटेंट एंड फीटस में डिफरेंस बीटा सेकंड चेन में होता है। अल्फा सभी का सेम है बेटा, सब में अल्फा चेन है, लेकिन इसमें बीटा है, इसमें डेल्टा है और इसमें गामा चेन होता है। जब हम हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल्स सिंथेसाइज होते हैं। वन इज कॉल्ड एज हीमोसिड्रिन and another is called as bilirubin and biliverdin. So breakdown of hemoglobin leads to the formation of hemosidrin and bilirubin and biliverdin. And bilirubin and biliverdin को हम बाद में क्या बोलते हैं, बाइल पिगमेंट बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपको पर्सन के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन को कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हीमोमीटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला कि मेल्स का नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन 14 to 16 ग्राम्स होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, एंड फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, वो 12 ग्राम्स पर 100 ml। और एनसीईआरटी ने इसको लिखा 12 to 16, तो मतलब 12 है फीमेल्स के लिए एंड 16 है मेल्स के लिए बेटा। सो दिस मच हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा था। ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इधर भी अगर आप देखना चाहे हो क्या रहा है, ये डायग्राम दिखा रहा है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। तो होता क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये आपका आरबीसी है बेटा, है ना। आरबीसी ओल्ड हो गया, इसके 120 दिन हो गए। सो 120 दिन के बाद बेटा ये आरबीसी कहाँ पहुँच रहा है, ये मैक्रोफेज के अंदर पहुँच रहा है, स्प्लीन या लिवर में। मैक्रोफेज मतलब ये कफर सेल के अंदर पहुँच गया। किस कफर सेल के अंदर, या तो लिवर के अंदर या स्प्लीन में पहुंच गया बेटा रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। तो ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ना बाहर से, तो ये कौन सा सेल है बेटा, ये कफर सेल है लिवर का या रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल है स्प्लीन का। जैसे आरबीसी बेटा इस सेल के अंदर आएगा, मतलब इस सेल ने इस आरबीसी को खा लिया, इसको फैगोसाइट कर लिया बेटा। सो आफ्टर फैगोसाइटिंग द आरबीसी आफ्टर 120 डेज, ये सेल क्या करती है या ये फैगोसाइट क्या करती है, ये आरबीसी को तोड़ेगी। और जैसे आरबीसी टूटेगा उससे 2 चीज़ें निकलेगी। पहले उससे ग्लोबुलिन प्रोटीन निकलेगा, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन, एंड दूसरा उससे हीम निकलेगा। ग्लोबिन को ये कफर सेल क्या करेगी, ग्लोबिन को फर्दर तोड़ेगी, बिकॉज ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तोड़ने से वहाँ से अमाइनो एसिड्स निकलेंगे बेटा, और अमाइनो एसिड्स को हम क्या करेंगे बेटा, साइटोप्लाज्म में वापस लेंगे और उनको रीयूज़ करेंगे बाकी प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन जो नीक से और एक चीज़ बनी विच इज़ कॉल्ड एज हीम बेटा, हीम को हम फर्दर ब्रेक करेंगे। हीम को तोड़ने से बेटा हम 2 चीज़ें बनाएंगे, एक तो निकालेंगे आयरन और एक निकालेंगे बेटा बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आयरन का फॉर्मेशन हुआ और बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन हुआ। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बेटा इस सेल से निकल के कहाँ आएगा, लिवर में आएगा। और आयरन बेटा ट्रांसफेरिन प्रोटीन मतलब बीटा ग्लोबुलिन बेटा से जुड़ के कहाँ पे आएगा, लिवर में आएगा। तो दोनों चीज़ें लिवर में आ गई, बिलिरुबिन भी लिवर में आया और आयरन भी लिवर में आया बेटा। अब आयरन लिवर से निकल के आप देख सकते हैं, लिवर से निकल के कहाँ जा रहा है, बून मैरो में जा रहा है। और बून मैरो के अंदर बेटा अगेन आयरन किसकी फॉर्मेशन में यूज़ होगा, आरबीसी की फॉर्मेशन में यूज़ होगा। लेकिन पीछे जो बिलिरुबिन रह गया
वो बिलिरुबिन बेटा लिवर से बाइल डक्ट से निकल के ड्यूडेनम में आएगा, ड्यूडेनम से निकल के वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इस बिलिरुबिन पे कौन एक्ट करेगा, बैक्टीरिया एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा यूरिबिलिनोजन में बेटा। यूरिबिलिनोजन किडनी में जाएगा और यूरिबिलिन बनेगा, और यूरिबिलिन आपके यूरिन को येलो कलर देगा, ठीक है ना। और यही यूरिबिलिनोजन बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टर्कोबिलिन बनेगा, और स्टर्कोबिलिन क्या करेगा बेटा, वो कन्वर्ट होगा येलो कलर के फीकल मैटर में। समझ आया। सो दिस ओवरऑल साइकिल ऑफ आरबीसीज के आरबीसी कैसे ब्रेक होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स निकलते हैं और उन कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में कि डब्ल्यूबीसी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, शेप एंड साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे बच्चे, डब्ल्यूबीसी जो होती है, हम बहुत सारी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, तो मोस्टली बेटा डब्ल्यूबीसी राउंड शेप की हो सकती है या एमोबर्ड शेप की हो सकती है, मतलब कोई प्रॉपर शेप होगा ही नहीं बेटा, एमोबर्ड शेप की हो सकती है। जैसे मान लो ये राउंड शेप हो गई, राउंड शेप की हो सकती है, या इस तरीके से बेटा एमोबर्ड शेप की हो सकती है, ठीक है। और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है तो हम इनको न्यूक्लिएटेड सेल्स बोलते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी रेड कलर का होता है बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन होता है, बट डब्ल्यूबीसी में बेटा कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए इनको नॉन पिगमेंटेड बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ नॉन पिगमेंटेशन बेटा ये नॉर्मली कैसी होती है, ये कलरलेस होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, शेप की अगर बात करें तो आरबीसी राउंड शेप का हो सकता है, आरबीसी एमोबर्ड शेप का हो सकता है, चाहे ये राउंड शेप का हो चाहे ये एमोबर्ड शेप का हो। दोनों कंडीशंस में बेटा इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, इनके अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है ना। आरबीसी के जैसे बेटा डब्ल्यूबीसीज के अंदर कोई पिगमेंट, कोई हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं होता है। सो बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में कोई पिगमेंट नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन लाइक मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए इनमें कोई पिगमेंटेशन नहीं आएगा, कोई कलर नहीं आएगा, तो ये नॉन पिगमेंटेड होती है। सो बिकॉज दे आर नॉन पिगमेंटेड, सो बिकॉज ऑफ नॉन पिगमेंटेशन बेटा ये वाइट कलर या कलरलेस होती है, ठीक है ना। साइज़ की अगर मैं बात करूं, एवरेज साइज़ की मैं बात कर रहा हूं, तो आरबीसी का साइज़ था 7 to 8 माइक्रोमीटर, लेकिन डब्ल्यूबीसी उससे थोड़ी बड़ी होती है बेटा, ये 8 to 15 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है ना। सो देयर साइज इज स्लाइटली लार्जर देन द आरबीसीज। इनका साइज़ कितना होता है, 8 to 15 माइक्रोमीटर होता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर आप एक पर्सन की सारी आरबीसी को कैलकुलेट करते हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड, सो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड बेटा और पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज टोटल आरबीसी काउंट, है ना। उसको हम क्या बोलते थे, आरबीसी काउंट बोलते थे। वैसे ही बेटा अगर एक पर्सन के अंदर सारी डब्ल्यूबीसीज को काउंट करेंगे ना, सो टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट पर mm ऑफ ब्लड और पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। दिस इज कॉल्ड एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब टीएलसी का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बेटा, मतलब एक पर्सन के अंदर पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितनी डब्ल्यूबीसीज है, सो दैट टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्लियर है ना। सो जैसे टोटल आरबीसी काउंट होता है वैसे ही क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। और जब हम एक पर्सन का टीएलसी कैलकुलेट करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कैलकुलेट करते हैं, सो हमें पता चलता है दैट एक नॉर्मल पर्सन के अंदर बेटा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है, या एवरेज में आपको ले सकते हैं 7000 के आसपास होता है, 7000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है ना। सो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर बेटा
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, सो इट इज़ ऑन एन एवरेज 7000, बट वैल्यू में लेना चाहते हैं तो 6000 to 8000 होता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर बेटा ये ल्यूकोसाइट काउंट जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है बेटा, और बिलो 6000 जा रहा है, मतलब 6000 से कम जा रहा है, या अगर मैं बोलूँ और मोर प्रॉपरली 4000 से कम जा रहा है, ठीक है ना। अगर किसी पर्सन के अंदर ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज़ हो रहा है एंड इट इज़ फॉलिंग बिलो 4000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया। सो ल्यूकोपीनिया क्या है बेटा, ल्यूकोपीनिया इज़ एन एब्नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जिस एब्नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पर्सन का WBC काउंट डिक्रीज़ होने लगता है, और कितना डिक्रीज़ हो जाता है, वो 4000 से कम हो जाता है। सो दिस कंडीशन बेटा वेयर WBC काउंट डिक्रीजेज बिलो द 4000, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया। जैसे हम डिक्रीज इन RBC को एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते थे, डिक्रीज इन WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर बेटा WBC का काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हो रहा है। सो दिस नॉर्मल राइज इन WBC काउंट, मान लो फॉर किसी पर्सन में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है ना, इन्फेक्शन हुआ बेटा, कोई पर्सन बीमार हुआ, तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन या ड्यूरिंग डिजीज़ बेटा एक पर्सन के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसको बचाने के लिए WBC का काउंट बढ़ेगा। सो मतलब ये नॉर्मल काउंट बढ़ रहा है, ये कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेटा बॉडी का WBC नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस नॉर्मल इंक्रीज इन द WBC बेटा इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस बेटा, ठीक है। जैसे राइज इन RBC काउंट को हम एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते थे और पॉलीसाइथीमिया बोलते थे, वैसे ही राइज इन WBCs को बेटा जब नॉर्मली आपकी बॉडी में RBC इंक्रीज हो जाती है इन्फेक्शन से बचाने के लिए बेटा, सो दिस नॉर्मल इंक्रीज इन द WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, किसी पर्सन के अंदर बेटा WBC एबनॉर्मली इंक्रीज होंगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है WBC का, मतलब पर्सन में कोई बीमारी है नहीं, बट फिर भी WBC का नंबर क्या हो रहा है बेटा, रिपीटेडली इंक्रीज हो रहा है। सो ये एक तरीके से एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया, या मैं बोल सकता हूँ पैथोलॉजिकल इंक्रीज हो गया बेटा, पैथोलॉजिकल इंक्रीज हो गया किसका, WBC का। तो जब एक पर्सन के अंदर बेटा WBC एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है या पैथोलॉजिकली इंक्रीज हो जाती है बच्चा, सो दिस इंक्रीज इन WBC और दिस एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC बेटा इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं बेटा, या इसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, इसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं या ब्लड कैंसर बोलते हैं, समझ आया ना। और ये ब्लड कैंसर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नियोप्लास्टिक डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स नियोप्लास्टिक डिजीज़, समझ गए ना, शॉर्ट में ब्लड कैंसर, समझ गए। सो याद रखेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एक नॉर्मल पर्सन का क्या होता है, 6000 to 8000, ऑन एन एवरेज आप 7000 ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर WBC काउंट 6000 से कम हो रहा है या मोर प्रॉपरली 4000 से कम हो रहा है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन हुआ, वो बीमार हो गया, और बीमारी के टाइम पे ऑटोमेटिकली बेटा बॉडी बीमारी को रोकने के लिए WBC का नंबर बढ़ाएगा। सो ये नंबर बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये नंबर बढ़ने से हमारी बॉडी बचेगी इन्फेक्शन फैलने से। सो दिस इंक्रीज इन कॉल्ड है ल्यूकोसाइटोसिस, इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। बट कभी कभी किसी पर्सन के अंदर बेटा एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है, पैथोलॉजिकल इंक्रीज हो जाता है WBCs का। सो दिस एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन WBCs, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया, या इसको हम नियोप्लास्टिक डिजीज़ बोलते हैं। नियोप्लास्टिक डिजीज़ का मतलब इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, समझ गए ना। सो ये WBC के बारे में आप याद रखेंगे। अब और एक चीज़ समझिए, इधर मैंने आपको अभी बोला बेटा WBCs क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है ना। अब इन्फेक्शन बेटा हमारे ब्लड में भी हो सकता है या इन्फेक्शन बॉडी के टिश्यू में भी हो सकता है, समझ रहे ना। इन्फेक्शन कैन ऑकर इन ब्लड और इन्फेक्शन कैन ऑकर इन द टिश्यूज़ ऑफ बॉडी ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी का ये एक मैक्रोफेज है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉडी में क्या हो रहा है बेटा, इन्फेक्शन ब्लड के अंदर नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस टिश्यू में हो रहा है। तो अब इन्फेक्शन टिश्यू के अंदर रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मैक्रोफेज को ब्लड से निकाल के बेटा कहाँ भेजना पड़ेगा, इसको टिश्यू में भेजना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, मतलब मैक्रोफेज ब्लड में है,
लेकिन इन्फेक्शन टिश्यू में हो रहा है। तो इस मैक्रोफेज को क्या करना बचा, इस मैक्रोफेज को ब्लड से निकल के अपने बॉडी को बचाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, लड़ने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, टिश्यू में आना पड़ेगा। सो जैसे ही ये बेटा ब्लड से निकलेगा और टिश्यू में आएगा, ये किसको क्रॉस कर रहा है बेटा, ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। दिख रहा है ना, ये देखिए मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया इसने, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर कहाँ पे आ रहा है, टिश्यू में आ रहा है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ WBCs, ये खाली WBC में प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्टी है बेटा WBCs की, दैट ये ब्लड वेसल्स को छोड़ के कहाँ पे आ सकती है बेटा, टिश्यूज़ में आ सकती है, बाय क्रॉसिंग द ब्लड वेसल मेम्ब्रेन बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायापेडेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायापेडेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायापेड। तो याद रखना डायापेडेसिस कौन शो करती है, डायापेडेसिस WBC शो करती है। और डायापेडेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, डायापेडेसिस का मतलब होता है कि WBC जो है वो ब्लड से निकल के टिश्यू में आ सकती है या टिश्यू से वापस ब्लड में जा सकती है बाय क्रॉसिंग द ब्लड वेसल मेम्ब्रेन बेटा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉसिंग द ब्लड वेसल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डायापेडेसिस। समझ गए ना। तो यहाँ तक आई होप आपने याद रखा ये सारी चीज़ें। अभी आगे बढ़ जाता हूँ मैं। तो आपने याद रखा शेप RBC का क्या है बेटा, ठीक है, राउंड, एमोबॉइड एंड न्यूक्लिएटेड होती है। क्लियर है। आपने साइज़ याद रखा, साइज इज लार्जर देन द RBCs, 8 to 15 माइक्रोमीटर की होती है बेटा। टोटल नंबर को हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं बेटा, जो 6000 से 8000 का होता है। उससे नीचे गया तो ल्यूकोपीनिया, उससे नॉर्मली ऊपर गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, एबनॉर्मली ऊपर गया तो ल्यूकीमिया, एंड बाहर एंड अंदर जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। अच्छा, अब और एक चीज़ भी याद रखेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है RBC WBC रेशो, मतलब आपके ब्लड में कितनी RBCs है इन रेशो विथ कितनी WBCs। तो याद रखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेटा रेशो जो RBC एंड WBC का होता है ना, वो 600:1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिस जगह पे बेटा 600 RBCs होंगी वहाँ पे आपको एक क्या मिलेगी, WBC मिलेगी। दैट मीन्स RBC का नंबर बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, WBC के कंपैरिजन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर RBCs को बनाने का काम बेटा एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स का होता था, वैसे ही WBCs को बनाने का काम किनका होता है बेटा, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स का होता है। तो ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ WBCs। और हमारी बॉडी का ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन कौन कौन होता है, बोन मैरो होता है बेटा, ठीक है, पियर्स पैच होती है, लिफ नोड्स होते हैं, थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दीज ऑल आर ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब इन्हीं के अंदर क्या बनती है, WBCs बनती है, ठीक है ना। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जैसे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते थे, वैसे ही बेटा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे बेटा। दिस इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ RBC। और RBC का फॉर्मेशन है एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन के अंदर होगा, और ल्यूकोपोइसिस कहाँ पे होगा बेटा, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स के अंदर होगा। ये भी ख़त्म हो गया। आई होप ये भी आपको समझ आ गया बेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ WBCs को, या टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स को समझ लेते हैं कि ल्यूकोसाइट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। और ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको समझ लीजिएगा। हमारी बॉडी के अंदर WBCs जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज ए ग्रेन्युलोसाइट एंड अनदर इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसाइट बेटा, ठीक है ना। एक टाइप ऑफ WBC को हम ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं एंड दूसरे को हम ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस समझिए। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक WBC है एंड दिस इज अनदर WBC, ठीक है ना।
ये WBC का साइटोप्लाज्म है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इस वाली WBC का साइटोप्लाज्म। और हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि WBC के पास न्यूक्लियस होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस होगा तो मतलब सारी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इनमें गोल्जी अपैरेटस भी होगा, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, मतलब जितनी भी एक नॉर्मल सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन WBCs बेटा, ठीक है। बट बिसाइड्स हैविंग सेल ऑर्गेनेलीज होता क्या है कि कुछ WBCs के साइटोप्लाज्म में बेटा आपको छोटी छोटी वेजिकल्स मिलती है, ऐसे पैकेट्स मिलते हैं। सो इन वेजिकल्स या इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं बेटा। ये छोटे छोटे आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स बेटा। बट कुछ WBCs ऐसी होती है जिनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई दे। आप देख सकते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल अगर ये WBC A है और ये WBC B है, तो WBC A के साइटोप्लाज्म में आपको एकदम स्मूथनेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी वेजिकल या यहाँ पे आपको कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिखाई दे रहा है। बट WBC B में आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहे हैं, पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो ऐसी WBCs बच्चा जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जैसे फॉर इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, सच WBCs आर कॉल्ड एज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। यानी ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है बेटा, ए ग्रेनुलोसाइट वैसी WBC है जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको कोई भी ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर किसी WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी में ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं बेटा, सच WBCs आर कॉल्ड एज ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अब ए ग्रेनुलोसाइट जो होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट, one is called as lymphocyte and another is called as monocyte beta। one is called as lymphocyte and this is called as monocyte, ठीक है। और lymphocytes बेटा फर्दर दो टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और एक को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। और अगर आप लिम्फोसाइट का डायग्राम देखें तो लिम्फोसाइट आपको ऐसा दिखाई देगा बेटा, मतलब एमोबॉइड होता है ऐसे ऐसे राउंड शेप का होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके लिए एग्जाम के लिए याद रखनी है कि इसमें आपको क्या मिलता है बेटा, एक लार्ज राउंड न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है ना। इसके पास क्या होता है, एक लार्ज राउंड शेप्ड न्यूक्लियस होता है। सो याद रखेंगे लिम्फोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है, इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है। ये दो टाइप्स की होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है कि इनके साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलता है, एक लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस मिलता है। एवरेज साइज़ की अगर मैं बात करूं तो लिम्फोसाइट्स का जो एवरेज साइज़ होता है ना, मैंने भी बोला था लिम्फोसाइट्स आर 8 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग, तो इनमें से लिम्फोसाइट कितनी होती है, 8 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। चल तो ये आपने याद रखा। न्यूक्लियस इनका कैसा है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए राउंड न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, न्यूक्लियस आपको राउंड ही मिलेगा बच्चा। मोनोसाइट की अगर हम बात करें, याद रखेंगे मोनोसाइट लार्जेस्ट WBC होती है ऑन द बेस ऑफ साइज। सबसे बड़ी साइज़ की जो WBC होती है बेटा, दैट इज़ मोनोसाइट। और दैट मीन्स इसका साइज़ कितना होगा, 15 माइक्रोमीटर होगा। सो लार्जेस्ट साइज ऑफ WBC क्या होती है, मोनोसाइट होती है, ठीक है ना। अब याद रखेंगे बच्चा, अगर ये सेल जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, अगर ये सेल टिश्यू के अंदर है, ठीक है, टिश्यू मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर है, तो ऑर्गन के अंदर इस सेल को मैक्रोफेज बोलते हैं, ऑर्गन के अंदर इसको मैक्रोफेज बोलते हैं। बट अगर ये ब्लड के अंदर है बेटा, ब्लड के अंदर इसको क्या बोलते हैं, मोनोसाइट बोलते हैं। मतलब आप बता सकते हैं, सो दिस सेल इफ इट इज प्रेजेंट इन ब्लड इज कॉल्ड एज मोनोसाइट। बट अगर यही सेम सेल बेटा डायपेटिसिस करके टिश्यू में आ गई, टिश्यू के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं बेटा, समझ गए ना। और इसके भी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी बेटा आपको एमोबॉइड शेप का ही मिलता है,
फॉर ये इसका शेप है बेटा, एमोबॉइड शेप है। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस मोनोसाइट का या मैक्रोफेज का बेटा कैसा होता है, ये किडनी शेप्ड होता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो न्यूक्लियस इनका किडनी शेप्ड होता है। समझ गए ना बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी हो गई एग्रेनुलोसाइट्स की इन्फॉर्मेशन। और भी हम इनको डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में, बट अभी इतना इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। जब हम ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो हमको पता चलता है दैट हमारी ब्लड के अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स 3 टाइप की होती है। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है वो आप समझ ही गए बेटा, है ना? सो पहली ग्रेन्युलोसाइट को हम बोलते हैं बेसोफिल। इसको हम बोलते हैं बेसोफिल बेटा, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होंगे, है ना? सेकेंड को हम बोलते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल मतलब इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे बेटा। एंड लास्ट को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। सो ऑल्सो दैट मीन्स इसके अंदर भी क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे बच्चा, बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होते हैं। दैट इज वाई इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। समझ गए ना? अगर हम बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ बेटा, तो ये भी कैसी होती है बेटा, ये भी एमोबॉइड शेप की ही होती है, कुछ ऐसा। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर याद रखना इसके बारे में कि बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो कैसा होता है, वो सी शेप्ड होता है। बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, सी शेप्ड न्यूक्लियस होता है बेटा। ठीक है। और अगर हम साइज़ की बात करें बच्चा, ठीक है ना, तो साइज़ इसका 10 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा, 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तीनों का साइज़ 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका भी बेटा 10 माइक्रोमीटर ही है, दिस इज़ 10 माइक्रोमीटर, और ये भी 10 माइक्रोमीटर की होती है। तो मतलब साइज़ इनका लगभग लगभग सेम ही है, 10 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, तो ये बेसोफिल के बारे में याद रखेंगे आप, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल सेम बच्चा, इसका भी शेप राउंड शेप का ही होगा ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है इसके बारे में कि इसका न्यूक्लियस बेटा बाइलोब्ड होता है। जैसे हम ईयरफोन लगाते हैं ना कानों में सुनने के लिए बेटा, तो इसका न्यूक्लियस वैसे ईयरफोन शेप्ड होता है, ऐसे बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। एंड साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे भी ग्रेन्यूल्स मिलेंगे बिकॉज ये ग्रेन्युलोसाइट है बेटा, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। समझ गए ना बेटा? फाइनली हमारे पास न्यूट्रोफिल है बेटा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का साइज चलो ऐसे बना देता हूँ, राउंड ही बना देता हूँ, ऐसे होता है। न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होता है, ऐसे। तो इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे छोटे छोटे लोब्स होते हैं बेटा। साइज ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखना है कि बिकॉज न्यूट्रोफिल के पास न्यूक्लियस में बेटा मोर देन 2 लोब होते हैं, यही वजह है बेटा न्यूट्रोफिल को हम PMNC बोलते हैं। PMNC का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स बेटा, मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा लोब्स होते हैं, उनको हम PMNC। तो PMNC में कौन आता है, न्यूट्रोफिल आता है। समझ गए ना? सो ये होगी आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स बेटा। अब इसमें और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं लिम्फोसाइट्स की बात करूँ, जैसे यहाँ पर लिम्फोसाइट दिखाई दे रहा है आपको, तो लिम्फोसाइट्स बेटा हमारी बॉडी में कितना % बनाती है ब्लड का, तो याद रखेंगे बेटा लिम्फोसाइट्स होती है 20 to 25%। लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट्स होती है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 to 8%।
NCERT का ही मैं लगभग डाटा बता रहा हूँ आपको, 6 to 8%। ईओ बेसोफिल की हम बात करें बेटा तो ये होती है 0.5 to 1%, 0.5 to 1%, ठीक है। ईओसिनोफिल की बात करें तो ये होती है 2 to 3%, 2 to 3%। एंड हम न्यूट्रोफिल की बात करें बेटा तो न्यूट्रोफिल होती है 60 to 65%। सो मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में बेटा WBC कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है। न्यूट्रोफिल के बाद लिम्फोसाइट होती है, समझ आया ना। लिम्फोसाइट के बाद मोनोसाइट्स होती है, फिर उसके बाद ईओसिनोफिल्स होते हैं और फाइनली क्या होते हैं, बेसोफिल। सो मतलब अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ एग्जाम के लिए बेटा, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या आएगा, न्यूट्रोफिल आएगा बेटा, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल के बाद आएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बाद आएगा बच्चा मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट के बाद आएगा ईओसिनोफिल और फिर फाइनली आएगा बेटा बेसोफिल। तो ये टेबल याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने आउटलाइन बता दी बेटा किसकी, आपको WBC की। WBC कौन है, कैसे है और कहाँ पे है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया। सो कौन सी WBC क्या काम करती है और क्या इसका रोल है बच्चा, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम आगे आते हैं, तो हम 1 by 1 WBC को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट WBC हम समझेंगे दैट विल बी न्यूट्रोफिल बेटा। सबसे पहले ए ग्रेन्युलोसाइट्स को फिनिश करते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट में पहला कौन आता है, न्यूट्रोफिल आता है। तो अभी हम फॉर्मड एलिमेंट ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं, इसको याद रखने साथ साथ है। न्यूट्रोफिल के बारे में पहली चीज़ आप याद रखेंगे बेटा, जो मैं ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 60 to 65% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है ना। सो अगर मैं इसको नंबर में बता दूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा 4300 to 6200 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। टोटल हमारे ब्लड में 6 to 8000 ही WBCs होती है। तो उसमें से बेटा 6000 आसपास क्या होती है या 4000 आसपास क्या होती है बेटा, ओनली न्यूट्रोफिल्स होती है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस डाटा बेटा मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली कि ये है मोस्ट अबंडेंट WBCs बेटा, मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर में ल्यूकोसाइट पाई जाती है ब्लड में वो न्यूट्रोफिल ही होती है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बेटा कि न्यूट्रोफिल एक्चुअल में क्या है, एक न्यूट्रोफिल रियलिटी में क्या है बेटा, एक ग्रेन्युलोसाइट है ना। इसके पास क्या होगा बच्चा, अभी हमने देखा इसके पास एक मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होगा। तो ये मान लो एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है। और बिसाइड्स हैविंग दिस न्यूक्लियस, इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे बेटा। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि WBC का कोई कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं बच्चा कि आप इस न्यूट्रोफिल को देखना चाहते हैं, आप इसको स्टेन करना चाहते हैं, आप इसको डाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कलर करने के लिए बेटा, स्टेन करने के लिए फॉर न्यूट्रोफिल्स आप क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, आप दो तरीके की स्टेन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईदर यू कैन यूज़ एसिडिक स्टेन जैसे ईओसिन, और यू कैन यूज़ बेसिक स्टेन जैसे मिथाइलिन ब्लू बेटा। तो मतलब अगर आप न्यूट्रोफिल के ऊपर बेटा एसिडिक स्टेन डालेंगे, ये एसिडिक स्टेन से कलर हो जाती है। अगर आप न्यूट्रोफिल के ऊपर बेटा बेसिक स्टेन डालेंगे, ये बेसिक स्टेन से भी क्या हो जाती है, कलर हो जाती है। सो मीन्स दे कैन बी स्टेन्ड बाय बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन्स। सो दैट मीन्स स्टेन के लिए ये न्यूट्रल है ना, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इनका नाम न्यूट्रोफिल क्यों पड़ा है, इनका नाम न्यूट्रोफिल इसलिए पड़ा है बिकॉज इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बेटा, दे आर न्यूट्रल फॉर द स्टेन, दे कैन बी स्टेन्ड विथ एसिडिक और बेसिक स्टेन। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स बेटा, विच आर न्यूट्रल टू द स्टेन बेटा। सो मतलब स्टेन्ड
बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज, तो इसलिए न्यूट्रोफिल नाम पड़ा है बेटा। क्लियर है। अब न्यूट्रोफिल जो होती है बच्चा, ये हमारी बॉडी की चीफ फैगोसाइटिक सेल होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक न्यूट्रोफिल बना लेता हूँ, मान लीजिए एक न्यूट्रोफिल है, ठीक है ना, तो ये न्यूट्रोफिल का क्या हो गया बेटा, ये न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस हो गया। ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रोफिल के पास क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक हीटर लगा हुआ बेटा, मान लीजिए ऐसे। तो ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, जैसे ही किसी पैथोजन को देखता है ना, ये पैथोजन को सबसे पहले खा जाता है बेटा, ठीक है। सो दिस खाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बेटा। फिर खाने के बाद बेटा ये जो अंदर सिस्टम लगा हुआ है, इसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। सो दिस इज लाइसोसोम बेटा। ये इस बैक्टीरिया को किस में डाल देगा, लाइसोसोम में डाल देगा। लाइसोसोम बैक्टीरिया को क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है। सो मतलब एक न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को मारने के लिए बेटा कैसे काम करती है, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस करने के बाद उस बैक्टीरिया को लाइसोसोम के साथ कंबाइन करती है, लाइसोसोम के साथ मिला देती है, और फिर लाइसोसोम क्या करेगा बेटा, उस बैक्टीरिया की ब्रेकडाउन कर देगा, उसकी लाइसिस कर देगा। और हमारे बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम सेल्स कौन है, WBC न्यूट्रोफिल्स। सो बिकॉज दे आर मैक्सिमम, इसलिए हमने चीफ बोला। चीफ मतलब जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है बेटा। और क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस, मतलब बैक्टीरिया को मारती है कैसे, उसको खा के, उसको फैगोसाइट करके, इसलिए चीफ फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। अगर हम इस सेल के लाइफ स्पेन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा कम से कम ये 10 से 12 घंटे काम करती है, 10 to 12 आवर्स, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज, न्यूट्रोफिल का और एक नाम क्या है बेटा, PMNC या PMNL भी इनको बोलते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, बिकॉज इनके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लोब्स होते हैं। समझ आया। हमारे पास एक इंडेक्स होता है बेटा जिसको हम शिलिंग इंडेक्स बोलते हैं। शिलिंग इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम न्यूक्लियस के लोब्स को कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारी WBC या हमारी न्यूट्रोफिल जो है वो यंग है, ओल्ड है कि इमेच्योर है बेटा। तो शिलिंग इंडेक्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ बेटा एक न्यूट्रोफिल ओल्ड है, ठीक है, एक न्यूट्रोफिल फॉर एग्जाम्पल मैच्योर है या यंग है बेटा, और एक न्यूट्रोफिल इमेच्योर है, मतलब बहुत छोटी नई बनी हुई न्यूट्रोफिल है बेटा। तो मैं इन तीन चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ ब्लड में कि कौन सी ओल्ड है, कौन सी मैच्योर है या कौन सी इमेच्योर है। इस चीज़ को चेक करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम उस न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के लोब्स को काउंट करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर किसी न्यूट्रोफिल के लोब 6 से 7 है न्यूक्लियस के, तो जिस न्यूट्रोफिल के अंदर बेटा लोब 6 to 7 होते हैं, ऐसी न्यूट्रोफिल को हम ओल्ड बोलते हैं। जिस न्यूट्रोफिल के अंदर बेटा लोब्स जो होते हैं ना 5 से 6 होते हैं, 5 to 6 लोब्स होते हैं, उसको मैच्योर न्यूट्रोफिल बोलते हैं। और जिस न्यूट्रोफिल के अंदर बेटा लोब्स जो है 3 से 4 होते हैं, ऐसी न्यूट्रोफिल को हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर बोलते हैं। मतलब एक न्यूट्रोफिल ओल्ड हो सकती है अगर उसमें 6 से 7 लोब है, मैच्योर होती है अगर उसमें 5 से 6 लोब है, और इमेच्योर होती है अगर उसमें 3 से 4 लोब है। सो दिस इंडेक्स जिसकी वजह से हम बेटा कैलकुलेशन करते लोब्स का, दिस इज कॉल्ड एज शिलिंग्स इंडेक्स बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो शिलिंग इंडेक्स सिंपल में याद रखना, शिलिंग्स इंडेक्स का मतलब क्या होता है, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोब्स इन न्यूट्रोफिल एंड बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ लोब्स बेटा आप बता सकते हो कि आपकी न्यूट्रोफिल ओल्ड है, यंग है या इमेच्योर है बेटा। क्लियर हो गया ना। सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप किसके बारे में याद रखेंगे, आप न्यूट्रोफिल के बारे में याद रखेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो न्यूट्रोफिल याद रखेंगे, सबसे अबंडेंट फैगोसाइटिक सेल्स होती है हमारी बॉडी की, ये मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स भी होती है बेटा ओवरऑल बॉडी में, ठीक है ना। इनको हम स्टेन कर सकते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई से बेटा। दे आर द चीफ फैगोसाइटिक सेल्स,
और इनको हम आल्सो बोलते हैं PMNL बिकॉज इनके ल्यूकस में एक से ज़्यादा लोब्स होते हैं। और नंबर ऑफ लोब्स को कैलकुलेट करके बेटा हम बता सकते हैं कि एक न्यूट्रोफिल इमेच्योर है या वो मैच्योर है या वो ओल्ड है। सो बेस्ड ऑन दिस बेटा इंडेक्स, जिसको हम शिलिंग्स इंडेक्स बोलते हैं, यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ न्यूट्रोफिल ऑल्सो। सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप किसके बारे में याद रखेंगे, ये आप न्यूट्रोफिल के बारे में याद रखेंगे, ठीक है ना। सो आई होप न्यूट्रोफिल में हमने जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो पूरा आपको बता दिया। अब हम सेकेंड सेल पे आते हैं बेटा, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिस सेल को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेसोफिल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेल पे। द नेक्स्ट सेल इज कॉल्ड एज बेसोफिल। तो बेसोफिल्स बेटा, सबसे पहली चीज़ जो बेसोफिल के बारे में याद रखें, जो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको, कितना परसेंट होता है बेटा हमारी बॉडी में बेसोफिल, 0.5 to 1% होता है। मतलब सबसे कम नंबर में जो WBCs होते हैं, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो WBCs होती है बेटा, वो कौन सी होती है, वो बेसोफिल्स होती है। सो दे आर लीस्ट इन नंबर, सबसे कम जो कॉन्सेंट्रेशन WBCs का होता है, सो लीस्ट इन नंबर जो होती है बेटा, सो दे आर बेसोफिल्स। तो ये क्या होती है, ये बेसोफिल्स होती है। अब मैंने आपको अभी बोला बच्चा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बेसोफिलिक बना के दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बेसोफिल, समझ गए ना। और अगर ये बेसोफिल है तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा इसके पास कौन सा न्यूक्लियस होगा, इसके पास सी शेप्ड न्यूक्लियस होगा बेटा, है ना। बट सी शेप्ड न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है, ठीक है ना, दीज आर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। और ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा कि बेसोफिल के अंदर कोई कलर नहीं होता है, किसी भी बेसोफिल में या किसी भी मैक्रोफेज में कोई कलर नहीं होता है। सो अगर मैक्रोफेज में कलर नहीं है तो फिर हम कलर करने के लिए क्या करते हैं, इनको स्टेन करते हैं बेटा। और हम बेसोफिल को स्टेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक बेसिक डाई यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बेसिक डाई मतलब बेसोफिल को स्टेन करने के लिए आप एसिडिक डाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप ओनली कौन सा डाई यूज़ करते हैं बेटा, बेसिक डाई। और यहाँ पे हम इस बेसिक डाई को मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू बोलते हैं बेटा। सो बिकॉज दीज मैक्रोफेज, सॉरी नॉट मैक्रोफेज, बिकॉज दीज ल्यूकोसाइट्स कैन बी स्टेन्ड विथ अ बेसिक डाई। ये ऐसी ल्यूकोसाइट्स है बेटा जिनको हम स्टेन किससे करते हैं, बेसिक डाई से करते हैं बेटा, जिस बेसिक डाई का नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज बेसोफिल्स। मतलब बेसोफिल एक ऐसी ल्यूकोसाइट है जिसको स्टेन करने के लिए हमें बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई सेल का नाम क्या पड़ा बेटा, बेसोफिल नाम पड़ा, समझ गए ना। सो यहाँ पे आप ऐड करेंगे और एक पॉइंट बेटा याद रखेंगे कि ये कैसी सेल्स है बेटा, ये वो सेल्स है विच आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई बेटा, जिनको हम किससे स्टेन करते हैं, बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। और जिस बेसिक डाई का नाम क्या है बेटा, जिसका नाम मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू है बेटा, समझ गए ना। लाइफ स्पैन की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि आपकी न्यूट्रोफिल 10 से 12 घंटे काम कर सकती है बॉडी में। और अगर उसके कंपैरिजन में बेटा अगर हम बेसोफिल की बात करें तो ये 8 से 10 घंटे काम करते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 to 10 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। परसेंटेज बेसिस पे अगर देखिए कितनी पाई जाएगी तो ये लगभग 30 to 100 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में मिलते हैं, 30 से 100 के आसपास मिलते हैं, ठीक है। अब अगर ये बेसोफिल, ये सेल जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ बेटा, अगर ये सेल ब्लड में है तो ब्लड वाली सेल को बेटा हम क्या बोलते हैं, बेसोफिल बोलते हैं। इफ दिस सेल इज प्रेजेंट इन ब्लड इट इज़ कॉल्ड एज बेसोफिल। लेकिन अगर ये सेल ब्लड से निकल के कहाँ पे आ गई बेटा, टिश्यू में आ गई, टिश्यू के अंदर सेम सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको मास्ट सेल बोलते हैं। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं, द मास्ट सेल ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज बेसोफिल, या आप बता सकते हैं द बेसोफिल ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज मास्ट सेल। तो मतलब ये सेल एक ही है, बट कहाँ पे है बेटा उसके बेसिस पे इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर ये ब्लड में है तो आप बेसोफिल बोलते हैं, अगर ये टिश्यू में है तो आप इसको मास्ट सेल बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में इस सेल का काम क्या होता है बच्चा, तो हमारी बॉडी में बेसोफिल्स का काम या मास्ट सेल्स का काम क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे। ये सिक्रीट करती है 3 इंपॉर्टेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें से पहले को हम बोलते हैं हेपेरिन, ठीक है ना। तो बेसोफिल्स किसे रिलीज करती है, हेपेरिन को रिलीज करते हैं। दूसरा बेसोफिल बेटा हिस्टामीन को रिलीज करता है, एंड तीसरा बेटा बेसोफिल रिलीज करता है सेरोटोनिन को, ठीक है। सो बेसोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम बेसिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, उन बेसिक ग्रेन्यूल्स के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है। उनके अंदर बेटा हेपेरिन पाया जाता है, उनके अंदर हिस्टामीन पाया जाता है, और उनके अंदर सेरोटोनिन पाया जाता है,
समझ गए ना। अब इन तीन चीज़ों का काम क्या ये समझे। हेपेरिन जो होता है बेटा ये हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर, वो ब्लड नॉर्मली कभी भी ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेट नहीं होता है, उसका कोगुलेशन ब्लड वेसल्स में नहीं होता है। तो उस कोगुलेशन को कौन रोकता है बेटा, उसको हेपेरिन रोकता है। हिस्टामीन जो होता है बेटा ये वैसो डायलेटर होता है, ये ब्लड वेसल्स को क्या कराता है बेटा, डायलेट कराता है और इन्फ्लामेशन का काम करता है बेटा। एंड सेरोटोनिन जो होता है बेटा ये वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, ये ब्लड वेसल्स को क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, ठीक है। और जिस पर्सन के अंदर बेसोफिल्स इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मली बेसोफिल्स का काम क्या होता है बेटा, ये इन्फ्लामेशन को इंक्रीज कराते हैं। तो मतलब ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर कभी इन्फेक्शन हो गया है ना, या टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे कौन पहुँचेगी, बेसोफिल पहुँचेगी। और जैसे बेटा इन्फेक्शन साइट पे बेसोफिल पहुँचती है तो बेसोफिल किसको रिलीज़ करते हैं, हिस्टामीन को रिलीज़ करती है बेटा। जैसे बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर हिस्टामीन आएगा तो हिस्टामीन ब्लड वेसल्स को क्या कराएगा, डायलेट कराएगा, मतलब फुला देगा बेटा। सो वो एरिया में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सो मीन्स इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के अंदर जो सूजन आ जाती है बेटा, वो इन्फ्लामेशन जो आती है उसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे बेसोफिल का हाथ है। सो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं बेसोफिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बेटा, ये इन्फ्लामेशन कराता है, इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करवाता है। तो एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखा हुआ तो याद रखेंगे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कौन कराता है, बेसोफिल कराता है बच्चा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसोफिल। आई होप बेसोफिल आपको समझ आ गया हो, इसमें और कुछ खास है नहीं बच्चा याद रखने के लिए, सो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो सेल है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज इओसिनोफिल, या इसको हम एसिडोफिल भी बोलते हैं बेटा। इओसिनोफिल और एसिडोफिल। तो अगेन ये हमारी एसिडोफिल होगी, हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है बेटा, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे बेटा जिनका कोई कलर नहीं होगा। बट अगर हम उनको कलर करना चाहते हैं तो कलर करने के लिए हम एसिडिक डाई का यूज़ करते हैं बेटा। सो बिकॉज हम एसिडिक डाई को यूज़ करते हैं इसलिए इनको एसिडोफिल्स बोलते हैं, और इस एसिडिक डाई का नाम होता है इओसिन बेटा। सो बिकॉज उस एसिडिक डाई का नाम इओसिन है इसलिए इनको इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। क्लियर है ना। तो याद रखेंगे इओसिनोफिल्स आर स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई जिसको हम इओसिन बोलते हैं। बॉडी के अंदर बेटा WBCs में ये 2 to 3% बनाती है बेटा WBCs का, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर इनका लाइफ स्पेन बेटा 14 आवर्स होता है, सबसे ज़्यादा समय यही ज़िंदा रहती है। और नंबर इंक्रीज़ हो जाए इनका बेटा तो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बेटा ड्यूरिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स जिसको हम इओसिनोफिलिया बोलते हैं बेटा। तो इओसिनोफिलिया का कारण क्या होता है, एलर्जी होता है। तो मतलब ये बॉडी में क्या कराती है, ये एलर्जिक रिएक्शंस कराती है। तो अगर आपकी बॉडी में एलर्जी हो रहा है तो एलर्जी के पीछे किसका हाथ होता है बेटा, एलर्जी के पीछे इओसिनोफिल का हाथ होता है। समझ गए ना। इओसिनोफिल के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बोला था बेटा बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल क्या कराता है, इन्फ्लामेशन कराता है। मैंने हटा दिया वो स्लाइड, बेसोफिल इन्फ्लामेशन कराता है। एंड बिसाइड्स इन्फ्लामेशन बेटा बेसोफिल क्या कराता है, एलर्जी भी कराता है। बेसोफिल कॉज इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी, है ना। लेकिन इओसिनोफिल क्या कराएगा बेटे, एंटी एलर्जिक होता है, मतलब ये एलर्जी को कम करवाता है। और एंटी पैरासिटिक होता है बेटा, ये पैरासाइट्स को भी बॉडी में क्या करता है, ख़त्म करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स लिखे हैं एनसीईआरटी में। तो इओसिनोफिल जो होता है एंटी एलर्जिक होता है एंड एंटी पैरासिटिक होता है। अब एंटी एलर्जिक कैसे है बेटा, बिकॉज एलर्जी कराने का कारण हिस्टामीन है। हमारी बॉडी में एलर्जी किसने करवाया बेटा, हिस्टामीन ने करवाया। तो इओसिनोफिल के पास क्या होता है बेटा, इसके पास एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। जिन एंटी एलर्जी ग्रेन्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बेटा हिस्टामिनेस
एंजाइम बोलते हैं बेटा। तो ये हिस्टामिनेज एंजाइम किसे तोड़ेगा? हिस्टामीन को तोड़ेगा, और जैसे ही हिस्टामीन को तोड़ेगा तो इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। क्लियर है? एंटी पैरासिटिक कैसे है बेटा? इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल के पास पाए जाते हैं एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स बेटा। और ये एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल्स में क्या होता है? इनमें लाइसोजाइम होता है बेटा। और जैसे ही किसी पैरासाइट से टकराती है, ये किन को रिलीज करते हैं? लाइसोसाइम्स को, और वो लाइसोसाइम उस पैरासाइट को क्या कर देते हैं? मार देते हैं बेटा। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द इओसिनोफिल्स बेटा। तो आई होप आपको इओसिनोफिल भी अच्छे से समझ आ गया। तो दीज आर ऑल 3 सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रेन्युलोसाइट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट पे। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में हम किसे पढ़ेंगे? मोनोसाइट्स को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बोला बेटा, ब्लड के अंदर अगर है ये, इसको मोनोसाइट बोलते हैं। और टिश्यू के अंदर ये अगर आ गई तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक है? सो पहला पॉइंट तो आपको याद है बेटा, 18 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। सो मतलब ये है लार्जेस्ट लीकोसाइट बेटा। लार्जेस्ट लीकोसाइट कौन होती है? वो मोनोसाइट होती है। ठीक है? हमारे ब्लड का कितना परसेंटेज बनाती है? 6 to 8% बनाती है बेटा। तो मतलब राउंड अबाउट 100 to 400 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में बेटा कौन मिलेंगी आपको? मोनोसाइट्स मिलेंगी। ठीक है? ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है बेटा। जैसे न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करा था, मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस कराता है। ठीक है ना? और हमारी बॉडी के अंदर बेटा ये होती है मोस्ट पोटेंशियल फैगोसाइट्स। इसका मतलब क्या हो? देखिए, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल भी है और मैक्रोफेज। मैंने बोला न्यूट्रोफिल चीफ फैगोसाइट होती है। चीफ का मतलब हुआ बेटा सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होती है? न्यूट्रोफिल होती है। देखिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा ये पोटेंशियल फैगोसाइट है। पोटेंशियल फैगोसाइट है, मोनोसाइट। इसका मतलब क्या हो? मतलब अगर 1 घंटे के अंदर बेटा न्यूट्रोफिल 100 बैक्टीरिया को मार रही है, सेम उसी टाइम में बेटा पोटेंशियल फैगोसाइट या मैक्रोफेज जो है ना, ये 300 बैक्टीरिया को मारेगी। मतलब ज़्यादा रेट ऑफ फैगोसाइटोसिस किसका है? ऑल्दो इसका नंबर कम है, लेकिन रेट ऑफ फैगोसाइटोसिस का क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में बेटा? न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में। समझ गए ना? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखें किसके बारे में? मोनोसाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये सेलुलर पोर्शन फिनिश हो जाता है। पी सेल्स एंड टी सेल्स बेटा हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बट आगे में थोड़ा जब मैं आपको एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा एंड पे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा बी सेल्स एंड टी सेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट जो हमारा सेल है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट होता है बेटा। तो इसके बारे में पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि थ्रोम्बोसाइट जो होती है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड प्लेटलेट्स। दे आर कॉल्ड एज ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है? नंबर की बात करें तो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती है बेटे। ठीक है? ये ओनली मैमल्स में पाई जाते हैं, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। ठीक है? लाइफ स्पैन जो होता है इनका बेटा, वो 1 वीक का होता है। 1 हफ्ते का इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है? और इनको बनाती है कौन बेटा? इनको बनाती है एक बड़ी सेल जो हमारे बून मैरो में होती है, जिसको मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं। तो मेगा कैरियोसाइट क्या करता है? वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाता है, जिन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। यानी रियलिटी में प्लेटलेट एक एक्चुअल सेल नहीं है, ये एक रियल सेल नहीं है बेटा। ये एक्चुअल में एक बड़ी सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है। दिस बड़ी सेल इज कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट, और इसके फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं बेटा। समझ गए ना? थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब याद रखेंगे बच्चा, कि थ्रोम्बोसाइटोसिस का कंट्रोल या थ्रोम्बोसाइटोसिस कराने का काम किसका होता है? एक हार्मोन का होता है बेटा, जिसको हम थ्रोम्बोपोएटिन बोलते हैं। तो थ्रोम्बोपोएटिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में किनको बनवाता है बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स को बनवाता है। समझ गए ना बच्चा? सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स, और दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने ब्लड को एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। एनसीईआरटी से मैंने ज़्यादा ही बता दिया।
थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह किससे शुरू करेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए एंड खुदा हाफिज़ बच्चा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।